Hi everyone, hello. I hope you're doing good. If yes, that's great. Hi, my CVTPG psychology students. I love you all so much. I'm Bhavi, and in this video, in this class, I will discuss about your second school of psychology, functionalism. In the part 2 of the chapter on foundations of psychology, we discussed about voluntarism and structuralism. Here, we will discuss about functionalism, which is very important. And this is a part 3. I'm really sorry I've not been very consistent because I was not feeling that well from the last few days. I was having high fever, and because of that I was not able to get out of my bed, and that is why my consistency was lacking. But from today onwards, part 3 onwards, I'm going to be very consistent, and I promise you that. I'm really sorry. And also I want to tell you about my paid batch. First, let me पुट माई फ़ोन ऑन चार्जिंग बिकॉज़ मेरे हैंड रिटन नोट्स जो भी हैं वो मैंने अपने फ़ोन पे ही ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो उसकी वजह से मेरा फ़ोन चार्ज होना चाहिए। तो मुझे आप 2 मिनट देना। आई विल चार्ज माई फ़ोन एंड देन आई विल ऑल्सो हैव टू चार्ज माई लैपटॉप ऑल्सो। तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट माई पेड बैच। आई वाज़ वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू ऑल, बट आई थॉट ऑफ गेट कीपिंग दिस अ लिटिल बिकॉज़ जो टाइमिंग थे वो अभी कंफर्म नहीं हुए थे, फाइनलाइज़ नहीं हुए थे, और डेट भी फाइनलाइज़ नहीं हुई थी। बट अब सब कुछ फाइनलाइज़ हो गया है, एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू मी। ऑफ कोर्स वाईटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, बट आपको वन ऑन वन क्लासेस चाहिए मेरे से ज़ूम पे, तो आपको क्या करना है, आपको बस मुझे ईमेल करना है। मुझे इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं एंड टेलीग्राम भी कर सकते हैं। मैंने ग्रुप बना दिया है, आप मेरी पोस्ट सेक्शन में जाएंगे तो उधर आपको एक ग्रुप दिख रहा होगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली कॉल भी करूँगी और हम डिस्कस करेंगे टाइमिंग्स। अगर आपको टाइमिंग्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हम आपके लिए टाइमिंग्स चेंज भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होगा सब कुछ, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। अगर आपको टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम लग रही है, प्राइस में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आपको लग रहा है फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, इवन तो मैंने बहुत अफोर्डेबल रखने की कोशिश की है, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है, आपको बस मुझे एक मैसेज करना है एंड हम थोड़ी बहुत चेंजेस जो है कर सकते हैं। अगर करेंगे तो शायद आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा, और थोड़े बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, एक मैसेज मुझे ड्रॉप करना है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा ओल्ड स्कूल है ईमेल, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, आप मुझे ईमेल ऑफ कोर्स आई एम अवेलेबल। आप मुझे इंस्टाग्राम भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जो ग्रुप है उस पर सारे जो लोग हैं साइकोलॉजी के मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप मुझे उस ग्रुप में फॉलो भी कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, उस ग्रुप में रह सकते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में मैं नोट्स लेक्चर सब कुछ है वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। जो भी मेरे नोट्स होंगे, जैसे अभी मैं हैंड रिटन नोट्स इधर बनाऊँगी कंप्यूटर पर, तो आपको क्या करना है, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है नोट्स के लिए। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको खुद नोट्स बनाने हैं, ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, इट्स योर फ्री विल। But the batch that I'm going to tell you right now is going to be beneficial, because I'll tell you why. I'll tell you why. This batch is going to be important for you all, because in this batch we will have 2 doubt sessions. That is why it is going to be beneficial. एंड वन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बैच होगा हमारा। उसमें हम मे बी वो संडे टू संडे भी हो सकता है, सरप्राइज़ भी हो सकता है। बट आपका क्या होगा, हफ्ते में 2 बार आपके डाउट सेशंस होंगे, और एक बार आपका क्या होगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस होगा, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 दिन आप अच्छे से डाउट पूछ सकते हैं। और रेस्ट ऑफ द डेज़ क्या होगा आपका, रेस्ट ऑफ द डेज़ आपके क्या होंगे, हमारे पास लेक्चर्स होंगे, वो हम अटेंड करेंगे साथ में। हम क्या करेंगे, लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, चैप्टर्स को पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, सीयूईटी में जितने भी सिलेबस है, जितना भी है, उसको हम साथ में डिस्कस करेंगे। दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो दो आपके डाउट सेशन होंगे, और आपका एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेशन होगा, और बाकी डेज हम क्या करेंगे, चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे। इससे आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। और हम क्या लेके चलेंगे, हम टारगेट 280 प्लस का लेके चलेंगे। तो अगर हम 280 प्लस का टारगेट लेके चलते हैं 300 में से, और अभी से पढ़ते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ेंगे उनका ये हो जाएगा क्लियर, बहुत अच्छे से हो जाएगा। उनको टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करेंगे, बिकॉज आपका स्कोर अच्छा आएगा। समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। उसके अलावा आपका 1 मई 2026 से 1 मई 2027 तक होगा। तो मार्च में आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं CET-PG के। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी अदर एंट्रेंस एग्जाम एनरोल करना है, अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना, रह सकते हो। वैसे तो मार्च तक ही चलेगा, बट मई तक भी एक्सटेंड हो जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स CUT के अलावा भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे आपका हो गया जो जामिया मिलिया, ठीक है, वो एक यूनिवर्सिटी, उसके खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। क्राइस्ट का भी आई थिंक खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। स्टूडेंट्स सिर्फ CUT पे डिपेंडेंट नहीं रहते। तो हम मई तक कनेक्टेड रहेंगे, मई 2027 तक, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, बिकॉज हम सिर्फ मार्च तक कनेक्टेड नहीं रहेंगे। मार्च के बाद भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे अदर मॉक टेस्ट की और अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की,
सिर्फ मार्च तक नहीं होगा, ये मई तक भी एक्सटेंड होगा। इसलिए दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द CUET PG साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, और नॉट जस्ट CUET, पर अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उनका जो सिलेबस है CUET PG से बहुत ज़्यादा मैच करता है। अदर एंट्रेंस एग्जाम जो कॉलेजेस के होते हैं उनका जो सिलेबस है वो CUET से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, तो आपकी हेल्प होगी, आपकी वर्थ द मनी होगी। इसका प्राइस भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो हम कम कर सकते हैं। मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न, and we will start with our lecture today. This is a very important class. Okay, let's get started. I'm very excited to talk about this particular topic. I don't know why, so let's get started. ओके, लेट्स डिस्कस फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी स्ट्रक्चरलिज्म की और वॉलंटरिज्म की। विलियम वॉन ने जो लाइब्रेटरी खोली थी वो आपकी 1879 में खोली थी, ये आपको याद रखना है। ये जो डेट है आपको याद रखना है, ईयर आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और क्या नाम था उनका? उनका नाम था विलियम वॉन। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, उनका नाम जो था वो विलियम वुंड था, और यही रिस्पॉन्सिबल थे एक्सपेरिमेंटल करने के लिए साइकोलॉजी को। पहले साइकोलॉजी नॉन साइंटिफिक थी, उनको साइंटिफिक बनाने के लिए आपके विलियम वुंड थे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब इन्होंने किसकी बात की थी? विलियम वुंड ने और वॉलंटरिज्म स्ट्रक्चरलिज्म ने बेसिकली किसकी बात की थी? इन्होंने बात की थी इंट्रोस्पेक्शन की। ठीक है, इन्होंने बात की थी इंट्रोस्पेक्शन की, मतलब अपने थॉट्स को आप खुद से ऑब्जर्व करो, इन्होंने इसकी बात की थी। सेकंड बात क्या हुई थी? सेकंड बात ये हुई थी कि हम एलिमेंट्स का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अब मैं आपको ये लिख रही हूँ तो आपको जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है आप उसको डिस्क्राइब करो। यही इंट्रोस्पेक्शन होता है, जो भी आपको चीज़ दिखाई जाती है उस चीज़ को आपको क्या करना है, अच्छे से डिस्क्राइब करना है। यही आपका क्या होता है? फंक्शनलिज्म होता है। ठीक है, सॉरी, यही आपका क्या होता है? स्ट्रक्चरलिज्म होता है कि आपको एलिमेंट्स को है डिस्क्राइब करना है, उनको ब्रेक डाउन करना है। आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि हाँ स्क्रीन पे आपको पेन दिख रहा है और आपको ड्राइंग्स दिख रही है और जो भी मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है, मेरी हैंड राइटिंग दिख रही है। आपको उसको अच्छे से ब्रेक करना है कि हाँ पिंक कलर की है, इसमें रेड पेन है, इसमें बहुत सारी अदर अदर डिटेल्स हैं। एप्पल है तो आपको सिर्फ ये नहीं बोलना है एप्पल है, आपको ये बोलना है कि एप्पल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सब कुछ आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन करके बोलना है। यही इंट्रोस्पेक्शन होता है, और इसमें क्या होता है, आपके एलिमेंट्स का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया था चैप्टर 1 के पार्ट 2 में, जो भी मैंने डिस्कस किया था। पार्ट 2 आप अच्छे से देख लेना, देन कम टू द पार्ट 3। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पार्ट 1 देखना है, उसके बाद आपको पार्ट 2 देखना है, उसके बाद आपको पार्ट 3 देखना है। ओके, ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन की बात की गई थी और एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करना। फंक्शनलिज्म ने क्या बोला? फंक्शनलिज्म ने बोला कि अब देखो, स्ट्रक्चरलिज्म नाम से ही पता लग रहा है कि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, बट फंक्शनलिज्म ने क्या बोला? फंक्शनलिज्म ने ये बोला कि हम स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं, हम इसमें फंक्शन और पर्पस की बात करते हैं। एज द नेम सेज फंक्शन। स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर से पता लग रहा है कि हाँ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फंक्शनलिज्म फंक्शन से पता लग रहा है कि हम किसकी बात करते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस की बात करते हैं और पर्पस की बात करते हैं इधर हम। ठीक है, वी टॉक अबाउट फंक्शन एंड वी टॉक अबाउट पर्पस। इजी टू अंडरस्टैंड। हम क्या बात करते हैं, फंक्शन की और पर्पस की बात करते हैं आपके फंक्शनलिज्म में। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। और इन्होंने ये बोला था कि हम लाइफ में जो भी करते हैं उसका पर्पस क्या है, उसका फंक्शन क्या है। अब आपको एक और चीज़ याद रखना है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है, ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म है, ठीक है, और जो आपका फंक्शनलिज्म है, जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म है और जो आपका फंक्शनलिज्म है, उन दोनों ने किसकी बात की थी? उन दोनों ने आपकी कॉन्शियसनेस की बात की थी। ये दोनों जो थे, इन्होंने आपकी किसकी बात की थी? कॉन्शियसनेस की बात की थी। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। दे बोथ टॉक्ड अबाउट कॉन्शियसनेस। इन्होंने कॉन्शियसनेस की बात की थी। एक ने बात की थी, स्ट्रक्चरलिज्म ने बात की थी एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन की, और फंक्शनलिज्म ने बात की थी एलिमेंट्स को जानने की, उनके फंक्शंस को जानने की। इज दैट इजी टू अंडरस्टैंड? और इन्होंने ये भी बोला था कि मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, व्हाट मेंटल प्रोसेसेस मेंटल प्रोसेसेस डू। मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने इसकी भी बात की थी। ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस क्या करते हैं, उन्होंने इसकी भी बात की थी फंक्शनलिज्म में। ठीक है, उन्होंने बोला था कि माइंड का, कॉन्शियसनेस का, बिहेवियर का फंक्शन क्या है। अब ये जो थी ना, ये चार्ल्स डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी।
जो चार्ल्स डार्विन थे, आपने सुना होगा, जिन्होंने एवोल्यूशन की भी बात की है, उनकी जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, उनसे इन्होंने क्या किया है, फंक्शनलिज्म बनाया है। इन्हीं से फंक्शनलिज्म इंस्पायर्ड है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी से फंक्शनलिज्म बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है जो चार्ल्स डार्विन ने आपकी दी थी। मतलब इसका मतलब क्या है आपके फंक्शनलिज्म का? फंक्शनलिज्म इन शॉर्ट आपका क्या है, ऑर्गेनिज्म जो आपके है, जैसे हम ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी आपके अर्थ पे रहता है जो लिविंग है, ठीक है। हम भी लिविंग है और आप भी लिविंग हो। कैसे हम अपने एनवायरनमेंट में अडाप्ट करते हैं, अडाप्ट जैसे आपको दिखेगा, कीवर्ड्स आपको अभी से याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में कीवर्ड्स आते हैं तो आप लास्ट मोमेंट पे याद करते हो, आपको याद नहीं रहते। अभी से आपको क्या करना है, कीवर्ड्स की रिविजन करनी शुरू करनी है, ठीक है। आपको अभी से कीवर्ड्स की रिवीजन करनी शुरू करनी है। अब आपको इधर दिख रहा होगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जैसे हमें अडाप्ट करता है, मैं कहीं जा रही हूँ तो कहीं मैं इंट्रोवर्ट हूँ, कहीं मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। मैं अपने एनवायरनमेंट में अडाप्ट करती हूँ, कहीं मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं बहुत बात करूँगी, और किसी जगह पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इस जगह से मैं बाहर आ जाऊँगी, या मैं उस जगह में क्या करूँगी, अपनी इंटरेक्शन बंद कर दूँगी, ठीक है, जहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर फंक्शनलिज्म ने बोला कि कैसे आप अडाप्ट करते हो अपनी इन्वायरमेंट में, कैसे एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी कैट, डॉग, ह्यूमंस, कोई भी है, ठीक है, वो कैसे अडाप्ट करता है अपनी इन्वायरमेंट में। इन्होंने इसकी भी बात की थी। और अडाप्ट जो है एक कीवर्ड है। चार्ल्स डार्विन आपको नहीं आता एग्जाम में कि किससे इंस्पायर थी, बट अगर आपको आ गया, बिकॉज हर साल लेवल बढ़ रहा है, बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है, तो आपको याद रख लेना है और नोट्स में ये सब चीज़ आपको मैंशन करनी है, ठीक है। नोट्स में आपको ये सब चीज़ें अच्छे से मेंशन करनी है। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस। मैं आपके नोट्स भी चेक करूँगी, बिकॉज मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। पेड बैचेस में तो नोट्स आपके चेक होंगे कि नोट्स में अगर आपने कुछ मिस किया है तो मत करो मिस। जो भी लिखा जा रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होगा कि जैसे एडवर्ड टेस्ट और विलियम वुंड थे हमारे स्ट्रक्चरलिज्म में, हमारे जो फंक्शनलिज्म है उनमें कौन है आपके? फंक्शनलिज्म में आपके हैं विलियम जेम्स। अब देखो, विलियम जेम्स का नाम आपने शायद ना सुना हो, क्योंकि आपने फंक्शनलिज्म को इतने अच्छे से नहीं पढ़ा। बट अगर आपने फंक्शनलिज्म को अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा विलियम जेम्स हमारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है फंक्शनलिज्म में, ठीक है। हमारी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म में। विलियम जेम्स का नाम आपका क्या आता है, फंक्शनलिज्म में आता है। अब विलियम जेम्स जो थे वो फादर ऑफ फंक्शनलिज्म तो थे ही, समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये फादर ऑफ फंक्शनलिज्म तो थे ही, ठीक है, और फंक्शनलिज्म तो थे ही। ये आपके क्या थे, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी थे, जो ये आपको आ सकता है एग्जाम में। ये फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी थे, ठीक है। ये फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी थे और ये फादर ऑफ फंक्शनलिज्म भी थे। तो इसमें आपको क्या करना है, अपनी कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, एक बार मार्क कर लेनी है अपने नोट्स में कि ठीक है, ये हमारे जो क्या थे, फादर भी थे हमारे, किसके, अमेरिकन साइकोलॉजी के। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। चलो चलो, अब हम क्या देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने बोला कि जैसे हम रियल वर्ल्ड में फंक्शन करते हैं, उन्होंने इस पर भी फोकस किया फंक्शनलिज्म में, कि हम रियल लाइफ में जो है कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। इन्होंने इसकी भी क्या की थी, बात की थी, रियल वर्ल्ड में हम कैसे फंक्शन करते हैं। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि माइंड का प्रैक्टिकल यूज़ कैसे हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, वो आपका फंक्शनलिज्म दिखाता है। माइंड का प्रैक्टिकल यूज़ पे फोकस कौन करता है, फंक्शनलिज्म करता है। माइंड का क्या होता है, एक प्रैक्टिकल यूज़ होता है, प्रैक्टिकल यूज़ होता है, ठीक है। वो किस में हमने डिस्कशन किया था, उसका प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ माइंड का हमने फंक्शनलिज्म में डिस्कस किया। तो रियल लाइफ फंक्शंस जो भी है, ठीक है, वो भी हमने फंक्शनलिज्म में डिस्कस किया था, जो रियल लाइफ के फंक्शंस होते हैं और माइंड का प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलो, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, इसका डिस्कशन कर लेते हैं इन शॉर्ट। शैल वी स्टार्ट? ओके, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे, क्या क्या है, सबसे पहले तो ये क्या फोकस करता है, फोकस करता है किस पे फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन, पार्डन माई हैंड राइटिंग, अभी मैं बस समझाने पे फोकस कर रही हूँ आपकी, ठीक है। तो ये फोकस किस पे करता है, फंक्शन पे। तो ये तो उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकंड चीज़ आपको क्या याद रखनी है, आपको याद रखनी है कि इन्फ्लुएंस ऑफ एवोल्यूशन। अब मैंने बोला था चार्ल्स डार्विन, तो मतलब इन्होंने क्या किया, एवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। इसलिए आया था बिकॉज इन्होंने चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ा, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए। तो एवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा क्या था, इंस्पायर्ड था, इन्फ्लुएंस था एवोल्यूशन से। इन्होंने क्या बोला था, मैं इधर एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देती हूँ। उन्होंने बोला था कि जो बिहेवियर है हमारा वो अडाप्टिव है, हम बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से बिहेवियर को अडाप्ट कर सकते हैं। इन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया था, ठीक है, इस चीज़ पे उन्होंने फोकस किया था। ये आपका क्या हो गया, पहला फंक्शन पे फोकस किया था। फिर इन्फ्लुएंस थे ये
चार्ल्स डार्विन से, जिन्होंने बोला कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट में अडाप्ट करते हैं। थर्ड आपका क्या था? थर्ड जो था आपका स्टडी ऑफ द होल माइंड। उन्होंने क्या किया था? स्टडी की थी ऑफ द होल माइंड, पूरे माइंड की जो स्टडी है उन्होंने की थी। ठीक है, आप पूरे माइंड को जैसे आप स्टडी करते हो, ठीक है, वो क्या हो गई आपकी फंक्शनलिज्म में हो गई। इन्होंने बोला था कि माइंड जो है कंटिन्यूस फ्लो की तरह है। इन्होंने ये जो वर्ड है ये बोला था, ये जो वर्ड लिख रही हूँ मैं, ये जो फ्रेज़ है, इन्होंने ये फ्रेज़ दिया था कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो एक फ़्लो की तरह, एक रिवर की तरह है जहाँ पे हमारे थॉट्स आते जाते रहते हैं, एक कंटिन्यूस फ्लो की तरह है। इसलिए उन्होंने बोला था स्ट्रीम्स ऑफ, ये फ्रेज़ उन्होंने दिया था, आपको आ सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ कि एग्ज़ाम में आएगा। ये किसने बोला था? विलियम जेम्स ने बोला था। किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में बोला था? आपके फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में बोला था कि हमारा जो होता है कॉन्शियसनेस, हमारी जो होती है, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारा जो माइंड होता है वो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरह होता है, मतलब एक कंटिन्यूस फ्लो होता है। अब जैसे रिवर कंटिन्यूस होती है, फ्रीली फ्लोइंग चलती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही क्या होती है हमारी कॉन्शियसनेस, क्या होती है? एक स्ट्रीम की तरह होती है, एक कंटिन्यूस फ्लो होता है हमारा माइंड। ठीक है, इज टू अंडरस्टैंड? ओके, आई एम हैप्पी। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हो, बट आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये कॉन्सेप्ट जो किसने इंट्रोड्यूस किया था? आपके विलियम जेम्स ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्होंने एम्फेसाइज किया, इनका एम्फेसिस किस पे था? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। अब इन्होंने क्या बोला? अब जैसे स्ट्रक्चरलिज्म ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं बोला, इन्होंने बोला था फंक्शनलिज्म में इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला था, इसलिए स्ट्रक्चरलिज्म काफ़ी ऑपोजिट है फंक्शनलिज्म के। फंक्शनलिज्म काफ़ी ऑपोजिट है स्ट्रक्चरलिज्म के, मतलब दोनों जो है बहुत ज़्यादा अलग है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और किसके अपोज में आया था? फंक्शनल स्ट्रक्चरलिज्म के अपोज में फंक्शनलिज्म आया था। मतलब विलियम जेम्स ने बोला था कि एनालिसिस नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते अपने कॉन्शियसनेस को, तभी इन्होंने अपने खुद का स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ले आए थे, जिसको हम फंक्शनलिज्म बोलते हैं। फोर्थ आपका यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इन्होंने किस बोला था? इन्फ्लुएंस, ये किससे थे? इंडिविजुअल डिफरेंसेस से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे विलियम जेम्स। ठीक है, इन्होंने बोला था कि लोगों की डिफरेंट इन्वायरमेंट होती है, लोग अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अडाप्ट करते हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता। दैट इज़ वाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस था। इन्होंने क्या बोला था कि प्रैक्टिकल कैसे हमारा माइंड है, माइंड कैसे हमारा प्रैक्टिकल है, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कैसे हमारा माइंड प्रैक्टिकल है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का यूज़ नहीं किया। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के अलावा बहुत सारे मेथड का यूज़ किया। इन्होंने ऑब्जर्वेशन का यूज़ किया। इंट्रोस्पेक्शन सिर्फ स्ट्रक्चरलिज्म में था, बट इन्होंने बहुत चालाकी से, एक नहीं बहुत ज़्यादा मेथड्स का यूज़ किया। ऑब्जर्वेशन का, experimentation that he used, the third he used was mental test। so सिर्फ लिमिटेड नहीं था इंट्रोस्पेक्शन से, काफ़ी ज़्यादा अदर चीज़ें जो थी इसमें इन्वॉल्व हुई थी, जैसे ऑब्जर्वेशन, जैसे एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे मेंटल टेस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? कंपेयर भी किया था एनिमल्स और ह्यूमंस को, कि कैसे एनिमल्स जो है वो ह्यूमंस से डिफरेंट है। एनिमल्स वर्सेस ह्यूमन का जो कंपैरिजन था वो आपका फंक्शनलिज्म में ही हुआ था। इन्होंने बस ये फोकस करने की कोशिश की थी कि एनिमल्स जो है वो ह्यूमन से कैसे डिफरेंट है। Are you अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं वो आपको याद रखनी है, बट फिगर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि 1890 में विलियम जेम्स ने किस पे फोकस किया था? एक बुक पे फोकस किया था, जो बुक आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ साइकोलॉजी, डोंट गेट कन्फ्यूज। अब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में लिखी गई थी। अगर आप कन्फ्यूज हो गए तो आप हो गए, मतलब आपने मार्क्स लूज़ कर लिया, अपने 4 मार्क्स को लूज़ कर दिया। ठीक है, 4 मार्क्स आपके चले गए। दैट आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती कि आपके एक भी मार्क्स लूज़ हो, एक भी आपका क्वेश्चन गलत हो। विच इज़ वाई इससे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं कि 1890 में किसने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी और कब लिखी थी? किस ईयर में लिखी थी? 1890 में। और किसने लिखी थी? विलियम जेम्स। नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। आई थिंक यू अंडरस्टूड। ठीक है, आप इसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, आप एक बार देख सकते हो इसको। आई होप द स्क्रीन इज़ विजिबल टू यू ऑल। चलो
इनका 1890 में जो फेमस वर्क था, ये बुक थी, ब्रिलियंटली रिटन थी ये बुक, ठीक है, ब्यूटीफुली ब्रिलियंटली रिटन थी, क्योंकि इस बुक में उन्होंने बहुत अच्छे से साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। अच्छा, अब ये तो इंपॉर्टेंट हमारी फिगर हो कि विलियम जेम्स, जिसकी हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया। पहले तो याद रखना आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इनका इंटरेस्ट था, धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में आ गया। एक और चीज़ आपको याद रख लेनी है, नोट्स में तो मेंशन कर ही लेनी है, नोट्स में तो आपको मेंशन कर ही लेनी है कि 1870s में क्या हुआ था, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेक्चर ऑफर करा था साइकोलॉजी का, पहला लेक्चर। तो स्पेलिंग में मेरे को काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं, हार्वर्ड, ठीक है, स्पेलिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, तो रियली सॉरी। तो इन्होंने क्या किया था, 1870s में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का पहला लेक्चर ऑफर किया था। उसके बाद 1890 में उन्होंने बुक लिखी थी, 1890 में उन्होंने क्या लिखी थी, बुक लिखी थी। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट फिगर आती है, जो हमारी जॉन ड्यूई होती है। जॉन ड्यूई जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शनलिज्म में, और इससे क्वेश्चन नहीं आया वैसे तो, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है। इतना लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया कि अब स्टूडेंट्स में फियर है कि अब कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा जो इंपॉर्टेंट है शुरू से पढ़ना है, दैट इज़ वाई शुरू से ही स्टडी करना है आपको। अब देखो, जॉन ड्यूई जो है वो भी फंक्शनलिज्म की बात करते थे। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये आपका आर्टिकल लिखा था, जो आर्टिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने आर्टिकल लिखा था रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट, ये आर्टिकल उन्होंने लिखा था, और इससे क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल्स जो है किस किसने लिखे हैं, मैच द फॉलोइंग, मतलब आपको आर्टिकल्स लिखे होंगे, आपको इधर ईयर्स लिखे होंगे, और मे बी नेम्स भी लिखे हो सकते हैं, ईयर्स भी लिखे हो सकते हैं। आपको क्या करना है, मैच करना है। वो कर लिया तो आपके +4 आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है, मतलब +4 आपको मार्क्स मिल गए हैं और आपका आंसर करेक्ट है, वरना आपको -1 मिलेगा। दैट इज़ वाई आपको अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ना है। अब ये जो जॉन डे ने लिखा था, इन्होंने 1896 में लिखा था, ये आर्टिकल जो था उन्होंने 1896 में लिखा था, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला क्या था, फंक्शनलिज्म की बात तो इन्होंने की थी, बट ये थोड़ी बहुत अलग इनकी जो सोच थी विलियम जेम्स से। इन्होंने बोला था कि जो स्टिमुलस है, ठीक है, जो हमारा स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है वो सेपरेट नहीं है, ठीक है, वो सेपरेट नहीं है। जो हमारा स्टिमुलस है, इन्होंने स्केल क्यों खोल रहा है, होल्ड ऑन, जो हमारा स्टिमुलस है और जो हमारा रिस्पॉन्स है वो सेम नहीं है, ठीक है, वो सेपरेट नहीं है, सॉरी, वो सेपरेट नहीं है। जो हमारा स्टिमुलस है और जो रिस्पॉन्स है वो सेपरेट नहीं है, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक ही जैसे हैं और एक ही साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं है। इन्होंने क्या बोला था, हमारा जैसे फंक्शनलिज्म ने बोला था वैसे इन्होंने बोला था, इनकी थोड़ी बहुत जो है चीज़ें डिफरेंट है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, कि बिहेवियर जो है वो क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। हमारा जो बिहेवियर है वो कॉन्टीन्यूस है, जैसे उन्होंने बोला था स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस विलियम जेम्स ने, इन्होंने भी क्या बोला था, हमारा बिहेवियर जो है जॉन ड्यूई ने, कि वो हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। हमारा बिहेवियर कॉन्टिन्यूस भी होता है, गोल डायरेक्टेड भी होता है। बिना गोल के हम कोई बिहेवियर नहीं कर सकते, हम बिहेवियर करते ही हैं क्योंकि हमारा गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए हम बिहेवियर करते हैं, ठीक है, गोल डायरेक्टेड हमारा होता है। चलो, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, जैसे अगर कोई चाइल्ड है, ठीक है, जैसे टिंकू है, अब टिंकू कोई कैंडल देखता है, ठीक है, उसको कोई कैंडल दिखी, बड़ी प्रिटी सी कैंडल, उसे देखिए, उसने कैंडल को टच किया, जैसे उसने कैंडल को टच किया उसे पेन हुआ क्योंकि उसका हाथ जल गया, ठीक है, उसका हाथ जल गया और उसने क्या किया, फ्लिंच कर गया, मतलब वो थोड़ा सा पीछे हट गया अचानक से, ठीक है, वो पीछे हट गया अचानक से, बिकॉज उसने क्या देखा, कैंडल को देखा, फिर उसने गलती से टच कर दिया, वो दोबारा चीज़ को रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने ये देख लिया कि सेपरेट नहीं है हमारा स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। बेसिकली इन शॉर्ट इन्होंने ये जो चीज़ें बोली थी ये इंपॉर्टेंट थी, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था स्ट्रक्चरलिज्म को, ठीक है। इन्होंने किस पे फोकस किया था, इन्होंने एक्टिव लर्निंग पे भी फोकस किया था, ठीक है, इन्होंने एक्टिव लर्निंग पे भी फोकस किया था। मतलब इन्होंने बोला था कि जो भी हमारी लर्निंग है वो एक्टिव होनी चाहिए, मेमोराइजेशन रटिफिकेशन पे बेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जस्ट लाइक हिस्ट्री, रटिफिकेशन नहीं, समझो उसको एंड देन यू डू इट, इन्होंने यही बोला था, मेमोराइजेशन पे नहीं चलती हैं चीज़ें। उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट फिगर आए थे जिनका नाम रोलैंड एंजल था, ठीक है, रोनाल्ड एंजल थे जो इंपॉर्टेंट फिगर थी हमारी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर थी, इसको हमें नहीं भूलना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मुझे इस बार डाउट है, इस बार टफ आएगा एग्जाम, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, मैं आपको जो भी समझा रही हूँ वही इंपॉर्टेंट है। चलो, अब सिस्टमाइज्ड फंक्शनलिज्म की उन्होंने बात की थी, मतलब फंक्शनलिज्म सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए, उसकी उन्होंने क्या की थी, बात की थी हमारे रोलैंड अंकल ने। यहाँ तक नहीं उन्होंने बोला था, उन्होंने ये भी बोला था कि मेंटल प्रोसेसेस क्या करते हैं, व्हाट मेंटल प्रोसेसेस, जो इन्होंने इस पर भी फोकस किया था कि मेंटल प्रोसेसेस जो है वो क्या करते हैं, ठीक है, व्हाट डू दे डू। थर्ड चीज़ उन्होंने फोकस की थी, वो इस पर की थी कि हाउ दे हेल्प अडाप्टेशन, अडाप्टेशन कैसे होती है। एंड उन्होंने माइंड एंड बॉडी के रिलेशनशिप के बारे में बात किया था, माइंड एंड बॉडी का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसके बारे में भी इन्होंने डिस्कशन किया था, ठीक है, माइंड एंड बॉडी के रिलेशनशिप के बारे में भी इन्होंने क्या किया था, डिस्कशन किया था।
मतलब इन्होंने ये देखना चाहते थे कि फंक्शनलिज्म में माइंड एंड बॉडी का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इन्होंने बस बेसिकली फंक्शनलिज्म में बोला था कि माइंड एंड बॉडी सेपरेट नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थोड़े बहुत नॉट सो इम्पॉर्टेंट नेम्स आते हैं, उसको फिर भी नोट्स में बनाना है, नोट्स में लिखना है। हार्वी कैर, अब हार्वी कैर जो थे हमारे, ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हार्वी कैर जो थे हमारे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अडेप्टिव बिहेवियर लर्निंग पे फोकस किया था। एंड इन्होंने शिकागो में, इतना आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत आपको याद रखना है कि शिकागो में, जो अमेरिका में है, आई होप यू नो दैट, शिकागो स्कूल में इन्होंने क्या किया था, एक्सपैंड किया था आइडिया ऑफ फंक्शनलिज्म, एक्सपैंडेड फंक्शनलिज्म का आइडिया। जैसे एडवर्ड टिचनर लिखे गए थे, उन्होंने वॉलंटियरिज्म को स्ट्रक्चरलिज्म बना दिया। उन्होंने नाम तो नहीं चेंज किया, आइडिया चेंज नहीं किया, बट ये क्या करते थे, ये आपके शिकागो स्कूल में सिखाते थे फंक्शनलिज्म, उसका आइडिया उन्होंने एक्सपैंड किया था आपका शिकागो स्कूल में। मतलब जो भी फंक्शनलिज्म था उसको थोड़ा बहुत एक्सपैंड करने के बाद ये शिकागो स्कूल में फंक्शनलिज्म को पढ़ाते थे। और इन्होंने वही जो है फंक्शनलिज्म का अडाप्टिव है, और इसमें इन्होंने फोकस किया था कि कैसे अडाप्टिव बिहेवियर होता है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में। वही है, काफ़ी ज़्यादा फंक्शनलिज्म से लिंक्ड है, ठीक है। चलो, ये हमें आ गया समझ। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब ये तो आ गया समझ कि क्या है हमारा फंक्शनलिज्म, कौन कौन इंपॉर्टेंट फिगर्स, क्या क्या उन्होंने बोला था, ये आपको आई होप समझ आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं क्रिटिसिज्म। अब देखो, क्रिटिसिज्म ना बहुत टाइम से चला आ रहा है। हमने ना पिछले वीडियो में जब हमने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की थी, हमने स्ट्रक्चरलिज्म का भी क्रिटिसिज्म देखा था। बिना क्रिटिसिज्म के आपका नया स्कूल ऑफ साइकोलॉजी नहीं बन सकता। अब कुछ क्रिटिक्स तो आएंगे, तो स्ट्रक्चरलिज्म का क्रिटिसिज्म भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म का भी क्रिटिसिज्म आज हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म यही है कि उन्होंने क्लियर डेफिनेशन नहीं दी, ठीक है। इन्होंने किसी भी चीज़ की क्लियर डेफिनेशन नहीं दी। एटलीस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इंट्रोस्पेक्शन की तो बात की थी, इन्होंने किसी की भी बात नहीं की। क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई थी आपकी, ठीक है। डेफिनेशन, sometimes I only focus on teaching and then I mess up the spellings also. चलो, I'm sorry। चलो, डेफिनेशन, तो लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन, इन्होंने कोई एक थ्योरी नहीं दी थी, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो आपको एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं दिख रहा होगा इधर, मतलब इधर कोई डेफिनेशन क्लियरली नहीं थी, वेग बहुत थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेग थी। अब इन्होंने बोल दिया फंक्शन पे फोकस कर दिया, कुछ और तो बताओ, बट इन्होंने नहीं बताया, तो ये क्या थी, बहुत ज़्यादा वेग थी, लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। सेकेंड उन्होंने क्या लिखा, वीक साइंटिफिक रिगर, मतलब मेथड्स जो है वो कंट्रोल नहीं है और रिलाइड ऑन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। देखो, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन तो इधर भी थी कि सबका अपना क्या होता है, सब अपने तरीके से सिचुएशन में अडाप्ट करते हैं, सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं माइंड के, ठीक है। उनके अपने वेज होते हैं चीज़ों को डील करने के लिए, पर्पस अलग होता है, फंक्शन अलग होता है, बट ये तो काफ़ी सब्जेक्टिव है ना, ठीक है। हर किसी का अपना माइंड हो सकता है, हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस हो सकता है, अपने थॉट प्रोसेसेस के फंक्शंस और पर्पस हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सब्जेक्टिव, जस्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड जस्ट लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, मतलब ये साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर सब्जेक्टिव है तो वो साइंटिफिक नहीं है। तो ये साइंटिफिक तो नहीं था, ठीक है, इसमें कुछ साइंटिफिक चीज़ों की बात नहीं की थी, विच इज़ वाई ये फेल हो गया, बिकॉज बिना साइंस के आप किसी भी चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते, तो ये तो फेल हो गया। और इसके मेथड्स होते हैं वो कंट्रोल भी नहीं थे। इन्होंने, अब जैसे हमने बात की प्रैक्टिकलिटी की, तो इसने क्या किया था, फंक्शनलिज्म ने ओवर एम्फेसाइज किया था प्रैक्टिकलिटी पे भी, ठीक है। अब इसमें ये भी बोला जाता है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि प्रॉपर स्कूल नहीं था, मतलब ये अपोज में आया था स्ट्रक्चरलिज्म के, बट ये प्रॉपर स्कूल नहीं था साइकोलॉजी का, नॉट अ प्रॉपर स्कूल। मतलब इसमें क्या हुआ था, एक मूवमेंट थी, ठीक है, बट एक स्कूल नहीं था। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ स्ट्रक्चरलिज्म से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर उन्होंने फंक्शनलिज्म बनाया था, ठीक है। और इसके बाद बिहेवियरिज्म आया, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बिहेवियरिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ कि वाई डू वी फील फियर, वाई डू वी रिमेंबर, वाई डू वी लर्न, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेल मी। और अगर यही आप सोचोगे और फंक्शनलिज्म रिलेट करोगे, तो इसी का मतलब क्या है, यही आपका क्या डिस्कस करता है, फंक्शनलिज्म डिस्कस करता है कि हम क्यों ऐसा फील करते हैं, क्या फंक्शन है, क्या पर्पज है। तो वाई डू वी फील फियर, वाई डू वी रिमेंबर, वाई डू वी लर्न। चलो, अब हमने देख लिया, हमने क्रिटिसिज्म भी देख लिया कि पहले तो क्लियर नहीं था, साइंटिफिक नहीं था, और वही है जो अगर आप इसको पढ़ोगे थोड़ा डिटेल में तो आपको खुद ही इसके क्रिटिसिज्म दिख जाएंगे कि ये थोड़ा बहुत तो डिफरेंट है, और थोड़ा बहुत इसकी जो है क्रिटिसिज्म है, ठीक है। थोड़े बहुत क्या है इसके क्रिटिसिज्म्स हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आप का होमवर्क है कि आपको एक टेबल बनानी है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड वॉलंटियरिज्म की, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म की टेबल बनानी है। उस टेबल में आपको क्या लिखना है, एक साइड आपको लिखना है स्ट्रक्चरलिज्म और एक साइड आपको लिखना है फंक्शनलिज्म, ठीक है। जैसे इधर मैंने लिख दिया
स्ट्रक्चरलिज्म और एक साइड मैंने लिख दिया फंक्शनलिज्म। ठीक है, आई होप आपको मेरी जो गंदी सी हैंड राइटिंग है समझ आ रही हो। आई एम रियली सॉरी फॉर द वे आई राइट समटाइम्स, बट इट्स ओके। चलो, इधर आपको क्या लिखना है, एटलीस्ट 5+ पॉइंट्स लिखने हैं आपको स्ट्रक्चरलिज्म के, और कैसे स्ट्रक्चरलिज्म वैरी करता है फंक्शनलिज्म से, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस क्या है इन दोनों का, आपको वो लिखना है। एंड दिस इज़ अ होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। एंड हमने भी बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, जितना हमने डिस्कस किया था उतना ही इंपॉर्टेंट है। और कल हम थोड़ा बहुत सिसरेली बुक से भी डिस्कस करेंगे। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग इट अ शॉर्ट सेशन, आई थिंक लेस देन 30-40 मिनट्स। तो ये अब आपका कितने टाइम हुआ, आपको बस 30 मिनट्स हुआ है, तो आई थिंक हमने लेस देन 40 मिनट्स में मेन पार्ट्स डिस्कस कर लिए फंक्शनलिज्म के। वी डिस्कस मेन पार्ट्स ऑफ फंक्शनलिज्म इन लेस देन 40 मिनट्स। ठीक है, अब मैं कल वीडियो में सिसरेली बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगी। अभी जो भी ये पॉइंट्स हैं आपको इन्हीं पे फोकस करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डू नॉट फॉरगेट कि ये जो है यही आपका एग्जाम में आता है। इन्हीं चीज़ों से आपके जो CVT PG के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं पार्ट से बनते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो 280 तो आपके पक्का आएंगे। एक बार इसको रिवाइज करना है। और इस संडे हमारा मॉक टेस्ट है जिसमें 30+ क्वेश्चंस होंगे, और आपको होमवर्क क्या है, आपको टेबल बनानी है स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है और डिफरेंस लिखना है। एंड यही आपका होमवर्क है। एंड इफ़ यू डू इट वाइजली, इफ यू डू इट प्रॉपरली, इट विल हेल्प you in long run. And in the next video we'll discuss about some more important figures in psychology. This was a short video, this was supposed to be a short video. Thank you for watching it, and I love you all, and take care of yourself. Bye.